हे एवरीबॉडी एंड व्हाट्स अप स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ टीम मुंशी। दिस साइड सरसगिरी और आज हम चैप्टर 5 और 6 की समरी कवर करेंगे। मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर है, पांचवा चैप्टर है मनी, छठा चैप्टर है बैंकिंग। इसकी हम करेंगे समरी कवर और बोर्ड्स को बहुत कम समय बचा है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। एक सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज करना, पैसे का यूज करे बिना, उसे ही हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। एक आदमी है, दूसरा आदमी को गेहूं दिया और जो दूसरा आदमी है उसने गेहूं के बदले चावल लिया, इसे हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। सो द डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पैसे का यूज नहीं होगा, सिर्फ गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, उसे ही हम बार्टर सिस्टम कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। अब देखो बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस भी थी जिसके वजह से मनी एग्जिस्टेंस में आई और बार्टर सिस्टम को हमने धिक्कार दिया कि अब नहीं चाहिए हमें ये। सबसे पहले लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ मोड्स। मतलब अगर एक आदमी को गेहूं चाहिए रहता था तो उसको बहुत मुश्किल पड़ता था, यार किसी आदमी को देखूं जिसके पास गेहूं हो और उसके बदले मैं उसे चावल दे पाऊं, तो इससे ही डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। और ऐसी जो वांट्स होती है ना, यहाँ पे कोई लैक लिखा है, लैक हो गया इस टाइप का। तो जो ऐसी वांट्स होती हैं वो बहुत ही रेयर होती हैं, तो कई बार क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। सेकंड है नो कॉमन मीजर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में मेजर नहीं कर पाते थे चीजों को। अब देखो गेहूं और चावल वाला एग्जांपल लिया मैंने, उसमें तो चलो कर लोगे, 1 किलो 1 किलो समझ आ रहा है कितना है क्या नहीं है। लेकिन अगर वही बात आ गई केसर की, 1 केजी केसर के बदले 1 केजी गेहूं दोगे, क्या केसर महंगा बिकता है? ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे कोई कॉमन मीजर ही नहीं था जिससे हम मीजर कर पाए किस प्रपोर्शन में हम सामान को बांटे। थर्ड है नो डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट वो पेमेंट होती है जो आगे चल के हम फ्यूचर में करने वाले होंगे, और ऐसी कोई स्कीम थी ही नहीं बार्टर सिस्टम के अंदर। इसमें तो एक हाथ दिया, दूसरे हाथ दूसरा सामान लिया। फोर्थ है नो स्टोर ऑफ वैल्यू। अब देखो सामान को हम स्टोर करके भी नहीं रख सकते थे, जो वैल्यू होती थी ना, हम फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि सामान ऐसा ही होता था यार जो जल्दी खराब हो जाए। गेहूं को कितने लंबे समय तक तुम स्टोर कर पाओगे, चावल को कितने लंबे समय तक स्टोर कर पाओगे? तो वही एक और लिमिटेशन हो गई। और लास्ट एक बोनस लिमिटेशन है तुम्हारे लिए, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब सामान को कई बार हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल चावल तो है, चलो चावलों को तो बांट देंगे, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। लेकिन अगर घोड़े का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अब घोड़े को हम आधा काट के नहीं दे सकते थे, 1 केजी चावल के बदले 1 केजी घोड़ा दे ही नहीं सकते थे। जैसे हमने घोड़ा काटा वही उसकी वैल्यू हो गई खत्म। तो ये है तुम्हारा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी लिमिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है मनी। मनी क्या होता है? मनी कैन बी एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिटवीन बायर एंड सेलर टू सेल एंड परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो मनी कुछ भी हो सकती है, सिर्फ ये नोट नहीं, डॉलर या रुपीज ये ही नहीं होता है मनी। मनी कुछ भी हो सकती है जिसको एक्सचेंज के लिए हम यूज करें सामान के, और बायर और जो सेलर हो दोनों दोनों ही उसे एक्सेप्ट करें। मनी कैन बी एनीथिंग लिखा है जैसे एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू हम सामान को एक्सचेंज कर पाए बिटवीन बायर एंड सेलर, जो खरीदेगा और जो बेचेगा उनके बीच। और क्या खरीदेंगे बेचेंगे? वो गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसे ही हम मनी कहेंगे जो एक्सचेंज के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मनी। अब देखो बेसिकली दो फंक्शन है मनी के, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को तुम M2 से याद कर सकते हो और सेकेंडरी फंक्शन को S2 से याद कर सकते हो। M2 मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज आ गया, MM है ना नाम में, और मीजर ऑफ वैल्यू। वैसे सेकेंडरी में S है, सेकेंडरी का S तब यहाँ आ गया है S2। स्टोर ऑफ वैल्यू S है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट S है। तो मनी ने क्या करा ना, बार्टर सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व कर दिया। सबसे पहले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे हमने डेफिनेशन में भी बात करा। नेक्स्ट है मेजर ऑफ वैल्यू। अब मनी जैसे आई ना, हम चीजों को मेजर कर पाए। मतलब चावलों को तो पहले वेट के उसमें तोल लेते हम, अब लेकिन सेफ्रन की बात आई, केसर की बात आई, उसे वेट में नहीं तोल सकते थे, तो उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी मनी की, कि जो केसर है वो है 1000 रुपए किलो, या 1 लाख रुपए किलो, या 1 करोड़ रुपए किलो, कितना भी दे सकते हैं हम मनी की टर्म्स में। वैसे ही चावलों की बात आई, चावलों को अब सिर्फ तोल के नहीं कर सकते थे कि 1 केजी ले लो, हम कहते थे 30 रुपए के, 40 रुपए के। मनी की टर्म्स में हम क्या कर सकते थे, मेजर कर सकते थे। तो एक प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की, मनी ने सॉल्व कर दी। सेकंड है सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब मनी को हम फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते थे क्या, अभी भी कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में तुम सामान स्टोर करने जाते तो खराब हो जाता। मनी खराब हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो तुम फ्यूचर के लिए वेल्थ स्टोर कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो। लास्ट है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। अब देखो बार्टर सिस्टम में होता था एक हाथ से दे एक हाथ से ले, सामान की अदला बदली। मनी में क्या होता है, हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। मतलब उधार में सामान खरीदा और कह दिया भैया कल आके पैसे दे देंगे, भैया भी ओके ओके कल दे देना, तो इसे ही डेफर्ड पेमेंट कहते हैं हम। और ये पेमेंट, सॉरी, ये सुविधा जो है मनी ने हमें दे दी। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्शियल बैंक्स।
अब देखो जो मैंने तुम्हें पीछे बताया ना, सबसे पहले बता दूं ये बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बताया मैंने। अगर तुम्हें पूरा जानना है, मैंने वीडियो बना रखी है इस पे, बहुत डिटेल से समझाया है, जाके देखना। चैनल में शायद प्लेलिस्ट भी बनी है, नहीं दिखेगी, वीडियो ज्यादा नहीं है तो यार तुम्हें मिल जाएगी। सिर्फ तुम्हें सर्च मारना है टीम मुंशी मनी एंड बैंकिंग, चैप्टर आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी, वो देख लेना। अब बात करते हैं कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक होता क्या है? इट इज एन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन है ये, एक कंपनी भी कह सकते हो। कंपनी में ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉफिट के लिए काम करती है, किसी की भलाई के लिए काम नहीं करती है। बताता हूँ कैसे। इट इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखो डेफिनेशन में ही लिखा है, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कॉमर्शियल बैंक बने हैं। सबसे पहले तो ये हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, ये तो हमें पता है। लोन भी हमें देते हैं, ये भी हमें पता है। और इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बताइए, जो तुम जब डिपॉजिट में पैसा डाल देते हो ना, बैंक रखे नहीं रहते वो अकाउंट में, वो क्या करेगा, उन पैसों को कहीं आगे इन्वेस्ट कर देगा। और इन्वेस्टमेंट से जो ब्याज आएगा वो तो खुद रखेगा, और बाकी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो तुम्हारा ही पैसा है डिपॉजिट का, तो वो वापस डिपॉजिट में रख देगा। तो कॉमर्शियल बैंक ऐसी चाले चलता है और प्रॉफिट अर्न करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक। सीबी मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉमर्शियल बैंक। सबसे पहला फंक्शन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। हमें पता है भाई, कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है तीन अकाउंट में: सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स मतलब एफडी हो गई, फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं जिसे हम, और आरडी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट्स। अब इसको डिटेल में जानना है, मैंने वीडियो बना रखी है, यूट्यूब में जाना, सर्च करना टीम मुंशी मनी एंड बैंकिंग वीडियो, वीडियो तुम्हारे सामने आ जाएगी, उसमें बहुत डिटेल में ये बता रखा। नेक्स्ट है ग्रांटिंग लोन्स। अब कॉमर्शियल बैंक ना लोन भी ग्रांट करती है, ये तो हमें पता ही है, वही फंक्शन हो गए फिर इसके। लोन भी अब तीन प्रकार के होते हैं, एक दो तीन। कैश क्रेडिट होता है, सीसी लिख देते हैं इसे, डिमांड लोन होता है, डीएम लिख देता हूँ इसे, और शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो इन तीन फॉर्म में कॉमर्शियल बैंक लोन को ग्रांट करती है। इसको भी डिटेल में जानना है, वीडियो में जाके देख लेना, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समरी है ये। तीसरा फंक्शन है कॉमर्शियल बैंक का, लॉकर फैसिलिटी देते हैं। भाई जब तुम पैसे जमा करते हो, बैंक रखता कहाँ होगा, लॉक लगा के रखते हैं हमारे पैसों को, ताकि चोरी ना हो जाए, तो सेफ्टी भी बनी रहती है कॉमर्शियल बैंक में। और लॉकर फैसिलिटी के लिए ना कई बार कॉमर्शियल बैंक मनी भी चार्ज करते हैं, एक फी चार्ज करते हैं। लाइक अगर तुमने सोना डिपॉजिट कराया है या कोई भी एसेट डिपॉजिट कराया है ना, कॉमर्शियल बैंक तुमसे लॉकर फी मांगेगा। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट तुम्हें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जनरली बिजनेसमैन को दी जाती है। बिजनेसमैन मतलब करेंट अकाउंट होल्डर, जिनका करेंट अकाउंट होगा। हाँ, सारे बिजनेसमैन है, उन्होंने खोल दिया सेविंग अकाउंट, उनको नहीं देंगे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बिजनेसमैन जिनका करंट अकाउंट है उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगा। ये फैसिलिटी होती क्या है, देखो, करंट अकाउंट पे मान लो 0 रुपए हैं उस बिजनेसमैन के, तो एक लिमिट सेट कर देते हैं जब वो अकाउंट खोलता है करंट अकाउंट के अंदर बैंक के साथ, कि मैं 10,000 तक का ओवरड्रॉ कर सकता हूँ। ओवरड्रॉ मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल सकता हूँ इससे, जो एज अ लोन चढ़ जाएगी उस बिजनेसमैन पे, और उसको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में वो पैसे वापस करने होंगे इंटरेस्ट के साथ। तो इसे ही हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। तो सारे फंक्शन यहाँ कवर हो गए कॉमर्शियल बैंक के। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या चीज है। अब सेंट्रल बैंक, इट इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country। ओह, क्या है ये। अब सेंट्रल बैंक, अब देखो जैसे मैंने बात करी, इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या करता है पता है, ये एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है दैट कंट्रोल, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम। या तुम बैंकिंग सिस्टम ना कहो तो कॉमर्शियल बैंक्स एंड द मॉनेटरी सिस्टम इन द कंट्री भी कह सकते हो। ये कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, बताते हैं उन्हें करना क्या है, कैसे करना है, रेगुलेट करता है, अगर कोई मेल प्रैक्टिसेस हो रही है उनके खिलाफ एक्शन लेगा। और जो भी मॉनेटरी सिस्टम है या जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है कंट्री को, उसको भी एक कंट्रोल, डायरेक्ट और रेगुलेट करता है, जो है सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के ना कुछ फंक्शन भी होते हैं। सबसे पहला, इशू ऑफ करेंसी। अरे सेंट्रल बैंक ही तो इशू करते हैं करेंसी को, पैसे कहाँ से आते हैं वरना, गवर्नर के साइन होते हैं, नोट में लिखा होगा मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूँ, नीचे एक साइन होते हैं, वो साइन होते हैं आरबीआई के गवर्नर के इंडिया में। यानी सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होगा वो साइन करेगा। जनरली हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है, बाकी कंट्री में क्या पता पीएम करता हो या प्रेसिडेंट करता हो। नेक्स्ट है बैंकर, एजेंट
एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर साल पूछा ही पूछा जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। तो तुम्हें ये पढ़ के जाना है, मैंने वीडियो बना रखी है, इसमें मैं तुम्हें ये मोटा मोटी बता देता हूँ कि गवर्नमेंट को ये फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, कोई भी पेमेंट होती है गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है, और कोई भी पेमेंट रिसीव करनी होती है तो वो भी रिसीव करते हैं। डिटेल में जानना है वीडियो में जाके देख लेना। थर्ड है बैंकर्स बैंक, ये सारे बैंकों को कंट्रोल करते हैं। कॉमर्शियल बैंक होते हैं ना, कॉमर्शियल बैंक अब देखो प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते हैं, तो वो तो अपने मन से भी काम कर सकते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे वो कभी, वैसे तो जनता को दिक्कत हो जाएगी। लेकिन सेंट्रल बैंक इसी पे पाबंदियां लगाता है, देखता है कॉमर्शियल बैंक ढंग से काम कर रहा है या नहीं, और नहीं कर रहा होगा तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा। फोर्थ है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब ना, जब कॉमर्शियल बैंक डूब जाता है या डूबने की कगार में होता है तो जनता को तो दिक्कत होती है, क्योंकि जनता का पैसा होता है कॉमर्शियल बैंक में, और कॉमर्शियल बैंक जो डूब रहा होता है वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा जनता को। तो सेंट्रल बैंक उस टाइम में क्या करते हैं, जनता से कहते हैं अरे टेंशन मत लो, मैं हूं अभी। तो सेंट्रल बैंक कुछ पैसे इसके वहां रिजर्व में जमा रहते हैं, वो पैसे उस कॉमर्शियल बैंक को देगा जो डूबने की कगार में है। कॉमर्शियल बैंक यहाँ लिख लेता हूँ। और कॉमर्शियल बैंक वो पैसा पब्लिक को वापस कर देगा। इससे क्या होगा, पब्लिक को उसके पैसे मिल जाएंगे, और जो कॉमर्शियल बैंक है वो भी बैंक करप्ट होने से बच जाएगा। लास्ट है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये भी मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, डिटेल में जानने हैं पूरी वीडियो बनाई है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मतलब ये होते हैं ना, कभी कभार कॉमर्शियल बैंक के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं कि तेरे पास मेरा इतना पैसा है, तेरे को उतना पैसा देना है, और जब राजी भी हो जाए पैसा देने को, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग्स होती हैं, फॉर्म भरो एंड ऑल ये करो। तो सेंट्रल बैंक इसमें क्या करते हैं, खाली डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज फिल करता है कॉमर्शियल बैंक के बीच, जिनके बीच में डिस्प्यूट्स है, और डिस्प्यूट्स के हो जाते हैं सॉल्व, उसे ही क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखो जी, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन की प्रोसेस भी कहते हैं, इसको हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मनी मल्टीप्लायर, PLIER, लो, मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट बेस्ड अपॉन द रिजर्व रेशियो एंड इनिशियल डिपॉजिट। अब ये याद करते हो कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें इसका पूरा फंडा बताता हूँ, अपनी लैंग्वेज में भी बहुत अच्छी तरीके से लिख के आओगे। कॉमर्शियल बैंक का मान लो ये अकाउंट है, मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये है अकाउंट कॉमर्शियल बैंक का, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक में एक आदमी क्या करेगा, पैसे डिपॉजिट कराने आएगा, फॉर सपोज 1000 रुपए कर रहे हो, आराम से देखो, ये समरी बता रहा हूँ मैं, ज्यादा डिटेल भी नहीं है, डिटेल में जानना है वीडियो बनाई है, और PYQ में इसका ही क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है। 1000 रुपए इसने अकाउंट में सबमिट करा लिए, तो बैंक क्या करेगा पता है, मैंने बताया था ना, जो तुम डिपॉजिट करते हो बैंक लोन में दे देता है, तो ये पैसा, कुछ पैसा हाँ पूरा नहीं देगा, क्योंकि ये आदमी वापस भी तो आ सकता है पैसे निकालने के लिए, उस समय क्या कहेंगे, तो मान लो 500 रुपए लोन में दे दिए, 500 रुपए जब लोन में देगा उसमें से ब्याज भी खाएगा, मान लो 10% ब्याज है तो 50 रुपए हुए, तो 50 रुपए ब्याज तो आएगा ही आएगा। उसके साथ साथ ये आदमी जिसको लोन दे रखा है, मान लो ये आदमी है, इसको लोन दे रखा है, ये पैसे जमा करने दोबारा बैंक में आएगा, तो ये 500 रुपए वापस बैंक में आ जाएंगे, तो ₹500, और इसमें मिलेगा 50 का इंटरेस्ट। वैसे ही ये 500 रुपए जो नए अकाउंट में आ रखे हैं इस आदमी के, ये दोबारा लोन में दे देगा। देख रहे हो कितना शातिर है, वो पूरे पैसे नहीं देगा जैसे मैंने बताया, इस बार 250 रुपए दे रहे हैं, मान लो चलो 250 रुपए में 10% इंटरेस्ट के हिसाब से 25 पैसे, सॉरी 25 रुपए हुए, और जो ये आदमी इसको 250 रुपए दे रखे हैं, ये दोबारा जमा कराने आएगा, ये प्रोसेस चलते रहेगी। बैंक को क्या मिलते रहेगा, ब्याज मिलते रहेगा भाई। यहाँ पे को 10% इसका हुआ 50, प्लस यहाँ पे को 500 का, सॉरी 250 का 25 मिला, तो ये 75 रुपए बैंक की कमाई हो गई, ये वापस नहीं करेगा, ये तो इनके डिपॉजिट है। 75 रुपए बैंक की कमाई हुई। अब डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट अगर तुमने खुलाया है तो उसमें इंटरेस्ट भी देता है बैंक, तुम्हें पता होगा, तो इसमें से क्या करेगा, 5 रुपए का इंटरेस्ट तुम्हें दे देगा। चलो इसको मैं 2.5 पैसे दे देता हूँ या रुपए दे देता हूँ, और इसको भी 2.5 दे देता हूँ मैं, बाकी बचे हुए 70 मेरे हैं, तो बैंक की कमाई हो गई। इससे ही हम क्रेडिट मल्टीप्लायर और क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। अब इसको लिखोगे कैसे अपनी भाषा में, देखो, when someone deposits money in the account of a commercial bank give that money in a loan to other person, and that other person also deposit that amount of loan in the bank, and after that commercial bank also give that amount as a loan to other person and earn interest on such loans. The interest earned by the bank on such loans
is known as credit creation process और the whole process of this is known as credit creation process। बहुत लंबी लगी होगी तुम्हें अभी ये जो मैंने बोला ना डेफिनेशन अपने से बना के, लेकिन अगर तुमने समझ लिया है ये और दोबारा सुनो ध्यान से, तुम कहोगे अरे ये तो कुछ थी नहीं डेफिनेशन, ये तो वही बोला सर ने जो दिखा रखा था। तो तुम खुद भी लिख सकते हो ऐसा एग्जाम में, फुल मार्क्स मिलेंगे। और इसका एक फॉर्मूला होता है, इट इज कैलकुलेटेड एज 1/LRR। LRR होता है लीगल रिजर्व रेशियो। और इसमें रेट्स भी हैं बहुत सारे, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये मैंने लॉन्ग वीडियो में बना रखे, तो वो जाके देख लेना, यहाँ तो मैंने शॉर्ट में बताया तुम्हें, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही है। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ अपने दोस्तों में रिकमेंड भी कर देना।